तो जो रूट काज है वहाँ से शुरू हुई, बल्कि उससे भी पहले शुरू हो गई थी। 9 मई तो उसकी इंतहा थी। तो अब दूसरी बात है कि एक दूसरा रास्ता था कि चलो जी आप सियासी मामलात जो हैं उनकी तरफ कुछ सेटलमेंट कर लें, पार्लिमान के ज़रिए आप जो है वो मुफाहमत की तरफ जाएं। वो भी मुझे नहीं नज़र आता, ना इमरान खान उस पर आमादा हैं और ना ही कोई नून लीग ने एक्स्ट्रा एफर्ट किया है कि कोई उन्हें रिलीफ दे के, क्योंकि वो भी उनके हाथ भी बंधे हैं, वो भी मुक्तदरा के साथ हैं। अगर उनके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाते हैं तो उनकी अपनी कोई पोजीशन नहीं रहती। तो ये मुझे ये लगता है कि सारे इतने अपने अपने मौक़िफ़ के दरवाज़ों में बंद हो चुके हैं, मैसूर हो चुके हैं कि जो एक चांस था कि कोई इलेक्शन के बाद फ्रेश एयर आएगी, कोई मुफाहमत की तरफ जाएंगे, कोई मुज़ाकरात होंगे, वो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी खिड़की खुली है जिससे हम देखें कि कोई मामला हल होता नज़र आ रहा है। अच्छा, फिर बातें जो गैर आइनी हल की तरफ जाने की होती हैं या एमरजेंसी की बातें होती हैं, क्या इस बात से कोई है, इसमें कभी इम्कानात हैं कि मुल्क जो है वो एमरजेंसी की तरफ जा सकता है या किसी और नापसंदीदा सूरत हाल की तरफ जा सकता है? देखिए, जाना तो नहीं चाहिए। मैं तो एक डेमोक्रेट हूँ और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी और आइन के अंदर से ही हल निकलना चाहिए। लेकिन जब डेडलॉक होते हैं और कोई भी फरीक लचक नहीं करता तो फिर पता नहीं क्या होगा। आपकी और मेरी लड़ाई हो जाए तो क्या पता है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। पाकिस्तान के उलझते सुलझते सियासी मामलात पर मुल्क के नामवर तजिया निगात जो हैं सुहेल वड़ाइच, उनसे बात करते हैं। सुहेल साहब, सियासी सूरत हाल इंतखाबात के बाद उलझते उलझते यहाँ तक पहुँच गई है कि अब हुकूमत के खात्मे की बातें होने लग गई हैं। ज़ाहिर है, देखिए पाकिस्तान में जब तक सियासी सेटलमेंट नहीं होती, मैं तो अरसा दराज से मेरा ये मौक़िफ़ है कि सियासी सेटलमेंट से ही मुल्क का इस्तेहकाम आता है। तो चूँकि सियासी सेटलमेंट नहीं है तो इसलिए फ़र्ज़ करें अब एक और इलेक्शन हो जाए तो फिर भी मुझे नहीं लगता कि कोई सियासी सेटलमेंट ना हुई, आपस में मुफाहमत ना हुई, ठीक है, मुख्तलिफ इदारों के अंदर अंडरस्टैंडिंग ना हुई, तब भी मुझे नहीं लगता कि इस्तेहकाम आएगा। पहले हमेशा दुनिया में सेटलमेंट्स होती हैं, सेटलमेंट के बाद जो है वो इलेक्शन होते हैं, फिर इलेक्शन के बाद जो है गवर्नमेंट्स बनती हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अगर देखा जाए 8 जो फरवरी के इंतखाबात हैं उससे पहले पीटीआई का एटीट्यूड कुछ और था। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद अगर देखें पीटीआई का एटीट्यूड तो बिल्कुल मुख्तलफ है फरवरी के इंतखाबात के बाद। उसमें कोई हमें लगता नहीं है क्योंकि उन्होंने जलसे की कोशिश की हो, अगर नहीं इजाज़त दी तो नहीं किया उन्होंने कोई उस तरह जारहाना रवैया नहीं इख्तियार किया, लेकिन इसके बावजूद उस पर पाबंदी की बातें हो रही हैं। देखें, गुजारिश तो ये है ना कि अब तो कोई बात ये ढकी छुपी नहीं है कि पीटीआई और हमारी पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है उसके दरमियान एक शदीद महाजर आई है और वो उसका इंतहा जो थी वो 9 मई थी और वो अभी तक मामला चल रहा है और उसमें कोई कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हुई, ना सियासी, ना कोई ज़ाती, ना कोई और, के उस वो जो कशीदगी पैदा हुई थी उसके अंदर कोई तब्दीली लाई जाए। तो जो रूट काज है वहाँ से शुरू हुई, बल्कि उससे भी पहले शुरू हो गई थी। 9 मई तो उसकी इंतहा थी। तो अब दूसरी बात है कि एक दूसरा रास्ता था कि चलो जी आप सियासी मामलात जो हैं उनकी तरफ कुछ सेटलमेंट कर लें, पार्लिमान के ज़रिए आप जो है वो मुफाहमत की तरफ जाएं। वो भी मुझे नहीं नज़र आता, ना इमरान खान उस पर आमादा हैं और ना ही कोई नून लीग ने एक्स्ट्रा एफर्ट किया है कि कोई उन्हें रिलीफ दे के, क्योंकि वो भी उनके हाथ भी बंधे हैं, वो भी मुक्तदरा के साथ हैं। अगर उनके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाते हैं तो उनकी अपनी कोई पोजीशन नहीं रहती। तो ये मुझे ये लगता है कि सारे इतने अपने अपने मौक़िफ़ के दरवाज़ों में बंद हो चुके हैं, मैसूर हो चुके हैं कि जो एक चांस था कि कोई इलेक्शन के बाद फ्रेश एयर आएगी, कोई मुफाहमत की तरफ जाएंगे, कोई मुज़ाकरात होंगे, वो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी खिड़की खुली है जिससे हम देखें कि कोई मामला हल होता नज़र आ रहा है। अच्छा, फिर बातें जो गैर आइनी हल की तरफ जाने की होती हैं या एमरजेंसी की बातें होती हैं, क्या इस बात से कोई है, इसमें कभी इम्कानात हैं कि मुल्क जो है वो एमरजेंसी की तरफ जा सकता है या किसी और नापसंदीदा सूरत हाल की तरफ जा सकता है?
देखिए, जाना तो नहीं चाहिए। मैं तो एक डेमोक्रेट हूँ और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी और आइन के अंदर से ही हल निकलना चाहिए। लेकिन जब डेडलॉक होते हैं और कोई भी फरीक लचक नहीं करता, तो फिर पता नहीं क्या होगा। आपकी और मेरी लड़ाई हो जाए तो क्या पता है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो पहले ही कोशिश करनी चाहिए ना, लड़ाई ना हो। लड़ाई में या मेरा मुंह सूझेगा या आपका मुंह सूझेगा, तो किसी एक को तो नुकसान होगा ना, या हो सकता है दोनों ही हर्ट हो जाए। माजी में हम कहते रहे ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक फुल कोर्ट बेंच बनाकर कोई बड़े जो तस्वीर हैं उनका हल वहाँ से एक फुल कोर्ट की शक्ल में सामने आए। मखसूस नशिस्तों पर एक फुल कोर्ट कह लें कि वो डिसीजन सामने आया है, उसको भी हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। तो इसमें इस नुक्ते पे पीटीआई गलती पे है, हुकूमत गलती पे है, या कोई और गलती पे है? देखिए जी, एज ए डेमोक्रेट और एज ए कॉन्स्टिट्यूशन के फॉलोअर के तौर पे तो मुझे कोई इब्हाम नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो कोई और रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि उस पर अमल किया जाए। तो इफ़्स एंड बट्स, और आप एतराज़ कर सकते हैं, मुझे उस पर शदीद एतराज़ हो सकता है, मुझे भुट्टो की फांसी पे शदीद एतराज़ रहा है, मुझे असम्बलियाँ तोड़ने के फैसलों पे शदीद एतराज़ रहा है, लेकिन रियासत को, सब फरीकों को उसको मानना पड़ा। ठीक, चाहे वो गलत फैसले थे। सुकरात के ख़िलाफ़ फैसला गलत था, लेकिन सुकरात ने माना, जहर का प्याला पी लिया। भुट्टो ने, फांसी का फैसला गलत था, भुट्टो ने झूल गया फांसी पे। तो बात ये होती है कि आपने जो खुद ढांचा तश्कील दिया होता है, अगर आप उसे खुद ही ना माने तो फिर तो बाकी कोई, कल को मेरा अगर चलान होगा सड़क पे तो मैं क्यों मानूंगा उस कानून को? ठीक है ना। तो ये एक बुनियादी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये लीगल कोर्स ज़रूर है, रिव्यू पे जाएं अगर उन्हें कन्विंस कर सकें और वो अगर तब्दील कर दें फैसला, यस ये एक रास्ता है। लेकिन अगर तब्दील नहीं होता तो फिर तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और फ़र्ज़ करें नहीं इम्प्लीमेंट करते, इस बात का भी चांस है, अगरचे मैं तो, मेरे लिए तो ये पसंदीदा रास्ता नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर नहीं करता तो फिर भी याद रखें कि हमारे पास मिसालें हैं कि ये इलेक्शन का फ़ैसला नहीं हुआ तो आज तक उस पर एतराज़ात ही उठते हैं, उंगलियाँ उठती हैं। जस्टिस मार्शल बड़े अमेरिका के मशहूर रहे हैं, तो उनके फ़ैसले 5 साल तक अमेरिकी हुकूमत ने नहीं माने थे, लेकिन जब अगली हुकूमत आई उसने सारे फ़ैसले मान लिए। तो तारीख़ में तो ये फ़ैसले कायम रहेंगे ना। अच्छा, ये भी रहनुमाई करें कि जो इस वक्त मुस्लिम नून की पॉलिटिक्स है वो लग रहा है कि जारहाना अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। पीटीआई पे पाबंदी का फैसला हो, आर्टिकल 6 का नफाज हो, मतलब देखा जा रहा है कि सिविलियंस की तरफ आर्टिकल 6 के नफाज का मतलब एक ऐसा शिद्दत है पीटीआई के ख़िलाफ़ मुस्लिम नून की। अमूमी तौर पर आर्टिकल 6 के लिए ख्वाहिश लोगों की रही है कि जिन्होंने आइन वायलेट किया है उन पर जो है पाबंदी लगे। सिविलियन के हवाले से ये नून लीग इस तरह की तहरीक को क्यों शिद्दत दे रही है? कल को क्या इसके असरात होंगे इस जमहूरी अमल पर? देखें, इसमें देखिए, नून की तारीफ़ भी हो सकती है, उस पर तनकीद भी हो सकती है। देखो, तनकीद तो ज़ाहिर ये है कि हम जो जमहूरियत के मानने वाले हैं, हम जो आइन के मानने वाले हैं, हम जो सियासत को ज़रिया निजात समझते हैं, हमारे ख़्याल में तो ये बिल्कुल गलत फ़ैसले हैं और ना इसके सियासी ना अवामी असरात अच्छे होंगे। ये तो एक मौक़िफ़ है। लेकिन अब नून को भी तो कोई रास्ता मिलना चाहिए ना। नून क्या सियासत करे? अगर फ़र्ज़ करें जो कि मैं तो कहता हूँ वो भी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन असूल पे खड़े रहें। फ़र्ज़ करें वो इमरान का साथ देते हैं, तो वो कहाँ खड़े होंगे? इमरान उन्हें मुंह नहीं लगाता, फ़ौज से भी वो जाएं, ठीक है, अपनी सियासत भी गंवाएं, तो वो तो फिर उसके बाद जेल भी जाएं, मुकदमे भी भुगतें। तो हमेशा दुनिया के जो बड़े सियासतदान होते हैं ना, जो दुनिया में, जिन्होंने दुनिया की सियासत को, जमहूरियत को नए रुख दिए हैं, वो ये भी सोचते हैं कि मैंने अपने मुखालिफ को कैसे रास्ता देना है। सिर्फ ये नहीं देखते कि मेरा रास्ता कौन सा है। अपना रास्ता तो हर बंदा अपना बना लेता है, हमेशा ये भी देखते हैं कि मेरा जो मुखालिफ है उसको भी मैंने रास्ता देना है। तब जाके लिव, ये जो लफ्ज़ है लिव एंड लेट लिव, ये क्यों बना है? जियो और जीने दो इसीलिए बना है कि अगर मैं उसको मारूंगा, मेरे सामने जो बैठा है या मेरा मुखालिफ है, तो वो भी मुझे मारेगा।
تو یہ اصل میں بدقسمتی یہ ہوئی. بھائی صاحب سیاستدان جو ہوتے ہیں جب بالکل سیاستدان نہ کہیں لیڈر جو ہوتا ہے وہ بحران میں فیصلے کرتا ہے اور بحران کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پہ اتنا بڑا بحران ہے, نواز شریف کی وہی خاموشی ہے, اس کا پتہ نہیں چل رہا وہ کس کروٹ جائے گا. وہ حکومت میں وفاق اور پنجاب میں اپنے عزیزوں کو بٹھا کر خود جو ہے کبھی کبھی انقلاب کی بات کر دیتے ہیں اور کبھی خاموشی ہے. جی اب میرا خیال ہے کہ ان کی جو خاموشی ہے اور ان کا ایکٹیو نہ ہونا یہ بڑا سوالیہ نشان ہے مسلم لیگ نون کی سیاست پر. شہباز شریف صاحب اب سیاست پہ بات نہیں کرتے, کوئی پولیٹیکل آج تک میٹنگ نہیں کی انہوں نے, کبھی جلسے سے خطاب نہیں کیا. نواز شریف نے خود بھی جب سے صدر بنے ہیں تو یہ اس وقت کہا گیا تھا کہ جی اب وہ ایکٹیو ہوں گے, لیکن کوئی پبلک میٹنگ نہیں, کوئی لوگوں سے بات نہیں, پریس سے بات نہیں. تو جب آپ لوگوں کا ذہن ہی نہیں بنائیں گے, اپنی بات ہی نہیں کریں گے, تو آپ کی پالیٹکس سکڑتی جائے گی. تو صرف یہ خیال کہ ہم حکومت کے ذریعے جو ڈیولپمنٹ کریں گے یا اکنامک ریفارمز کریں گے اسی سے بیانیہ بن جائے گا اور وہی ہماری پازیٹیو چیز ہوگی, تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنرل مشرف کے زمانے میں انہوں نے بڑی اکنامک ریفارمز کی, چودھری پرویز لائی نے بہت ڈیولپمنٹ کے کام کیے, تو آپ نے دیکھا الیکشن میں کیا رزلٹ نکلا. لیکن سچی بات ہے جتنی مرضی ریفارمز کر لیں, بجلی کا ایک بل سارا ایجنڈا سبوتاژ کر رہا ہے. جی بالکل صحیح ہے. بجلی کا کوئی سلوشن, کوئی آج تک دیکھیں حیران کن بات ہے کہ ہمارے ہر گھر میں شور مچا ہوا ہے, ابھی تک کوئی کمیٹی نہیں بنی, ابھی تک کوئی کسی وفاقی وزیر نے نہیں یہ کہا کہ ہم اس کا حل نکالنے والے ہیں, ہم اس کا یہ حل نکال رہے ہیں, کچھ عرصے بعد یہ ہو جائے گا, ہم یہ سٹیپس لے رہے ہیں. کہ سولر فرض کرو آج کل بڑا کہہ رہے ہیں جی سولر کو ہم بھائی سولر کی کیا پالیسی ہے مجھے آپ بتا دیں. میں نے سولر لگوایا ہوا ہے, میرا 0 الیکٹریسٹی بل ہے, تو مجھے 40,000 کا بل آ رہا ہے. کیا سولر کی پالیسی ہوئی؟ لیکن سولر میں جتنی بجلی کی یوٹیلائزیشن ہے, جو آئی پی پیز بجلی پیدا کر رہی ہیں کمپنیاں, وہ تو اس کی تو چارجز دینے ہی ہیں. نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی پالیسی تو بنائے نا, یہ اتنی کنفیوژن ہے. اور اچھا بھائی صاحب یہ بتائیں, جو مریم نواز نے پچھلے دنوں جارحانہ انداز اختیار کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, اور ایک تو انہوں نے ججز کو بالواسطہ پیغام دیا ہے کہ ملک چلنے دیں. ظاہر ہے یہ مسلم لیگ نون کی پالیسی ہوگی جس کا انہوں نے اظہار کیا. یہ ظاہر ہے کوئی مریم کا اپنا ذاتی ویو تو نہیں ہوگا نا, یہی نواز شریف کا ویو ہوگا, یہی شہباز شریف کا ویو ہوگا. اس کا مطلب کہ پھر عدلیہ سے ٹکراؤ کے لیے نون لیگ پوری طرح تیار ہے. مجھے لگتا ہے مقتدرہ اور نون لیگ اور شاید ریلکٹنٹلی پیپلز پارٹی بھی اس کے لیے آمادہ ہو گئی ہیں. اچھا, تو اب ایک فریق کو جو ہے جیل میں بھیجنے کے بعد اب دوسرے فریق کی باری ہے پھر. جی میں نہیں سمجھا آپ کی بات. کہ عدلیہ, حکومت اور اپوزیشن تین چیزیں ہیں. اگر ایک وقت اپوزیشن تو دیوار سے لگی ہے, جیلوں کے اندر ہے, تو اب پیچھے عدلیہ ہی پھر اس وقت حکومت کے لیے چیلنج ہے. جی ایسے لگتا ہے کہ عدلیہ پہلا بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے, اور مجھے کوئی راستہ بھی ان کے لیے نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کے تحت آپ سپریم کورٹ کو پہلے یہ جو پرانے معاملات تھے, دھمکیاں تھیں, یہ تھا وہ تھا, وہ بھی لگتا ہے کہ وہ اس سے انہوں نے اپنے جو کیسز فیصلے کیے ہیں, جس طرح کا ان کا کنڈکٹ ہے, وہ اس سے بھی نکل آئے ہیں. تو سپریم کورٹ سے لڑائی مشکل ترین ہوگی, اتنی آسان نہیں ہوگی, کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ان کا ساتھ دے گا, مورالٹی بھی ساتھ دے گی, اور دوسرا ظاہر ہے عوام کی ایک بھرپور اکثریت بھی چونکہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے, تو اس فیصلے میں وہ ان ججز کی حمایت کرے گی جن کے خلاف مقتدرہ جو ہے وہ کوئی اقدام کرے گی. اکتوبر میں دھاندلی کا کیس کھلنے کی بات پر بھی خواجہ آصف کافی پریشان کہہ رہے تھے کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اکتوبر میں دھاندلی والا کیس بھی کھل سکتا ہے. جی ظاہر ہے جب یہ سپریم کورٹ میں آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ بھئی ان کے ججز کی اکثریت کا ذہن کیا ہے, تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں تو ججز نے جو 2/3 کے وزیر اعظم تھے ان کو بھی کھڑے کھڑے گھر بھیج دیا تھا. تو پھر یہاں تو عدلیہ بھی بہت خود مختار اور آزاد اور آئین سے بڑھ کے فیصلے دیتی ہے. عدلیہ کون سا آئین کے اندر رہتی ہے, تو کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. عدلیہ نے جو ماضی میں کیا ہے تو وہ کوئی قابل جو ہے وہ فہم ہے کہ 2 وزیر اعظموں کو, جس میں آئین کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کو نکالنے کا یہ طریقہ ہے, آپ نے
उनको एक आम दरख्वास्त के ऊपर घर भेज दिया, चंद बंदों ने जो गैर मुंतखब है, ठीक है। तो ये भी तो तरीका गलत है ना कि भाई आप जो आईनी बंदोबस्त है उससे बाहर निकल के अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, तो ना वो दुरुस्त है ना ये दुरुस्त है। हमें तो समझ नहीं आ रही कि हम जा किधर रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले दिन जो हैं वो इस बहरान को शदीद ही करेंगे। जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि जब अदारे लड़ते हैं, जब शख्सियात लड़ती हैं, तो उससे ज़ख़म भी लगते हैं, उससे खून भी बहता है, उससे मुल्क का नुकसान भी होता है। ये थे सुहेल वड़ाई, जो कि वाज़ेह तौर पर कह रहे थे कि जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है और जो टकराव की पॉलिसी है उसमें कुछ भी मुल्क में हो सकता है, और हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ सिर्फ एक ही सूरत आ सकते हैं कि उसमें सेटलमेंट की जाए, उसमें बैठ कर बातचीत से ही रास्ता निकाला जाए। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।